हेलो फ्रेंड, इकोनॉमी की क्लास चल रही है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, मिक्स्ड इकोनॉमी। इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा उदारवादी, सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता निहित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी में निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का सहायक होता है, जैसे भारत। खुली अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं जिनमें उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों की प्रभाविता रहती है तथा आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहते हैं, उन्हें खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी कहते हैं, जैसे हांगकांग व सिंगापुर। बंद अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखती हैं, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं तथा निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है, उन्हें बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, जैसे उत्तरी कोरिया। आर्थिक विकास के आधार पर देशों का वर्गीकरण। सामान्यतः वे देश जिनकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, रियल पर कैपिटा इनकम, एक अमेरिकी व्यक्ति की तुलना में 1/4 से कम हो, उन्हें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, लिस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी की श्रेणी में रखा जाता है। किंतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनी रिपोर्ट में अल्प विकसित देशों को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में संबोधित किया जाता है। विकासशील देश यद्यपि वर्तमान में पिछड़े हुए हैं, किंतु इन देशों में विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आर्थिक विकास के आधार पर देशों का वर्गीकरण। विकसित देश वे देश जहां पर उच्च स्तर का औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है तथा इसके अतिरिक्त इन देशों की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्रकों की प्रधानता होती है, उन्हें विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। इन देशों में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम तथा जीवन स्तर ऊंचा होता है। विकासशील देश विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री, वे हैं जिनमें पश्चिमी मानक के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था, लिबरेटेड बिजनेस इकोनॉमी, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सामाजिक उन्नति और मानवाधिकारों की प्राप्ति नहीं हुई है। नवीन औद्योगिकृत देश इस वर्ग के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों के मध्य संक्रमण को दर्शाया गया है। जो देश विकासशील देशों से विकसित हैं लेकिन अभी भी विकसित देशों के मानक को पूरा नहीं कर पाए हैं, वे नवीन औद्योगिकृत देश, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अल्प विकसित देश संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो देश विकास सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं वे इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित 3 श्रेणियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाले देश ही अल्प विकसित देश, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंतर्गत रखे जाते हैं। पहला, दरिद्रता, पॉवर्टी, वे देश जिनकी लगातार 3 वर्षों तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, नेशनल ग्रॉस नेशनल इनकम $1035 से कम हो, उन्हीं अल्प विकसित देश के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा, कमजोर मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स वीकनेस, इसके अंतर्गत पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा को महत्व दिया जाता है। तीसरा, आर्थिक वैधता, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, यह कृषि उत्पादन में अस्थिरता, वस्तु एवं सेवा के निर्यात में अस्थिरता, गैर परंपरागत क्रिया का आर्थिक महत्व, निम्न स्तर का निर्यात तथा प्राकृतिक आपदा द्वारा जनसंख्या के विस्थापन पर आधारित होती है। विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। प्रतिवर्ष जुलाई में विश्व बैंक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण वर्गीकरण करता है, जिसका आधार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम होता है। सामाजिक और आर्थिक सूचकांक। आर्थिक वृद्धि और विकास को मापने के लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न तरीकों के प्रस्ताव रखे हैं। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा विकास के विभिन्न मानकों के सापेक्ष में किए गए प्रयासों का एक वैश्विक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत
मानव विकास सूचकांक व इसके विभिन्न आयामों के सम्मिलित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक, उनके सहयोगी अमर्त्य सेन एवं अन्य लोगों द्वारा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का निर्माण किया गया, जिसका प्रकाशन मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 1990 से निरंतर प्रकाशित किया जाता रहा है। मानव विकास सूचकांक के आयाम। मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम हैं: जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जीवन प्राप्ति सूचकांक तथा रहन सहन स्तर का औसत सूचकांक। इस सूचकांक के तीनों आयामों को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, जीवन प्रत्याशा सूचकांक। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा मानव विकास सूचकांक के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सूचकांक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स को स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है। ज्ञान या शैक्षणिक प्राप्ति सूचकांक, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स के मापन हेतु वयस्क साक्षरता तथा संयुक्त नामांकन अनुपात, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में नामांकन का उपयोग किया जाता है। यह सूचकांक स्कूला अवधि के अनुमानित वर्ष और स्कूला अवधि के औसत वर्ष के माध्यम से निकाला जाता है। इस सूचकांक में बालिग साक्षरता, एडल्ट लिटरेसी रेट को 2/3 भार या तथा संयुक्त नामांकन अनुपात, कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो को 1/3 भार दिया जाता है। रहन सहन सूचकांक, रहन सहन स्तर सूचकांक, इसे मापने हेतु प्रति व्यक्ति पर कैपिटा सकल देशीय उत्पाद को आधार बनाया गया है, जिसमें जीवन स्तर प्रभावित होता है, जिसमें रहन सहन स्तर सूचकांक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स का आकलन आय के स्तर एवं क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पार्टी के आधार पर किया जाता है। यह सूचकांक क्रय शक्ति क्षमता आधारित सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम से प्राप्त होता है, इसलिए इसे सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सूचकांक भी कहते हैं। इन तीनों सूचकांकों को विभिन्न पैमानों पर मापते हुए 0 से 1 के पैमाने पर मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया जाता है। इसका अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होता है। जिस देश का मान 1 से जितना ज़्यादा समीप होता है, उसे उतना ऊंचा मानव विकास वाला देश माना जाता है। मानव विकास सूचकांक बराबर 1/3, जीवन प्रत्याशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस रहन सहन स्तर सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का मूल्य के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश 0.800 और अधिक उच्च मानव विकास वाले देश 0.701 से 0.800, मध्यम मानव विकास वाले देश 0.550 से 0.701, निम्न मानव विकास वाले देश 0.352 से 0.550। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम के द्वारा 2016 के लिए मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 25वां संस्करण 2021 तथा 2017 को जारी किया गया। इस सभी के लिए मानव विकास सूचकांक शीर्ष रिपोर्ट में विश्व में कुल 188 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक आकलित किए गए। 2010 से HDR के अंतर्गत असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक आधारित असमानता सूचकांक एवं बहुआयामी निर्भरता सूचकांक जैसे नए सम्मिश्रण सूचकांक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वर्ष 2014 में एक और सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक को भी HDR में शामिल किया गया है। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसी देश के मानव विकास सूचकांक के 3 घटकों पर औसत प्रदर्शन से अलग रखे जाते हुए उसी देश के नागरिकों में उन तीनों घटकों के विभाजन में व्याप्त असमानता को दर्शाता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। लिंग आधारित असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ज्ञात करने के लिए उन्हीं 3 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है जिनका HDI में प्रयोग किया गया है। इस सूचकांक से पुरुष तथा महिला की सामाजिक,
सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। यह शून्य जब महिलाओं और पुरुषों में शून्य असमानता हो और जब एक पुरुषों और महिलाओं में एक दूसरे की तुलना में सभी आयामों में खराब प्रदर्शन हो के बीच बदलता रहता है। लिंग आधारित विकास सूचकांक बराबर जीवन प्रत्याशा सूचकांक प्लस शिक्षा सूचकांक प्लस सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का विकास वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास की पहल पर हुआ। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निर्धनता मापन के लिए कई मापकों का प्रयोग करता है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, कुपोषणता, शिशु मृत्यु दर, बिजली की उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता आदि को सम्मिलित किया जाता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के आधार पर भारत के मात्र 8 राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के ही निर्धनों की कुल संख्या अफ्रीका के 26 निर्धनतम देशों में निर्धनों की कुल संख्या से अधिक है। इस सूचकांक के 3 आयाम और 10 संकेतक हैं। इन सभी संकेतकों को समान महत्व प्राप्त है। लिंग आधारित विकास सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट 2014 में इसका उल्लेख किया गया है। लिंग सशक्तिकरण माप जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में महिलाओं के अधिकार के स्थान पर उन्हें उपलब्ध अवसरों को महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत निर्णयन क्षमता एवं रणनीतिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी एवं निर्णय लेने संबंधी एवं आर्थिक संसाधनों का अधिकार जिसे स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा आर्थिक आय के रूप माध्यम से मापा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के भारत के राज्यों की मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर भारत के कई राज्यों द्वारा भी मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है। सर्वप्रथम वर्ष 1995 में मध्य प्रदेश ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। भारत में 17 प्रमुख राज्यों में केरल सकल राष्ट्रीय खुशहाली ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस देश की गुणवत्ता को अधिक समग्र तरीके से मापता है और इसके अंतर्गत ऐसा विश्वास किया जाता है कि मानव समाज का विकास तब होता है जब भौतिक और आध्यात्मिक विकास साथ साथ होते हैं और वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। सकल राष्ट्रीय खुशहाली की अवधारणा वर्ष 1972 में भूटान के नरेश जिग्मे सिग्म वांगचुक ने की थी। GNH को मापने के लिए मुख्य रूप से 9 संकेतकों पर विचार किया जाता है। पहला मनोवैज्ञानिक स्वस्थ, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षा, चौथा संस्कृति, पांचवा समय उपयोग, छठा सुशासन, सातवां सामुदायिक जीवन शक्ति, आठवां पारिस्थितिक विविधता और लचीलापन, नौवां जीवन स्तर डेनिसन सूचकांक। इसका प्रतिपादन वर्ष 1962 में एडवर्ड डेनिसन द्वारा किया गया है। इसमें शिक्षा की गुणात्मकता को व्यक्ति की आय अर्जित करने की शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लिया गया है। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यह एक सामाजिक सूचकांक है। इस सूचकांक का विकास डेविड मॉरिस द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास के संकेतकों के रूप में तीन तत्वों की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिशु मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एवं मौलिक साक्षरता फंडामेंटल एजुकेशन की गणना की जाती है। इन तीनों संकेतकों का औसत लेकर हम जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स निकाल सकते हैं। जीवन और भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होता है। 0 का अर्थ अच्छा एवं 100 का बहुत खराब से लगाया जाता है। वास्तविक प्रगति सूचकांक सतत आर्थिक कल्याण ही वास्तविक प्रगति सूचकांक जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर का सुधरा हुआ संस्करण है, जिसे विख्यात अर्थशास्त्री हर्ड मंडेली और जॉन बी कॉब ने वर्ष 1989 में दिया। यह समान निजी उपभोग
ये डाटा से शुरू होता है, जैसे सकल घरेलू उत्पाद होता है। यह संकल्पना हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी तथा कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में है। वास्तविक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत वे सभी कुछ आते हैं जो सकल घरेलू विकास में योगदान देते हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था के नकारात्मक पहलू जैसे जुर्म, संसाधन की कमी, ओजोन में कमी का भी योग करते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुआयामी सांख्यिकी आंकड़ों के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों की भूखमरी के संदर्भ में उनकी स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। इस रिपोर्ट को वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 4 घटक संकेतक को जोड़ती है। पहला कुपोषण, दूसरा अल्पपोषण, तीसरा शिशु वृद्धिरोधन तथा चौथा बाल मृत्यु दर। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रथम रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 2006 में किया गया था। राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक, नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, सामाजिक आर्थिक विकास के मापन का सूचकांक है। इसके 3 घटक निम्न प्रकार है। पहला सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, दूसरा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, मुख्यतः गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के जीवन का, तीसरा अपनी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित मूल्य प्रणाली का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग करना। जीवन की गुणवत्ता में सुधार, शुद्ध पेयजल, पोषण, आवासीय व्यवस्था, उचित सफाई, उत्तम स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा तथा रोजगार आदि संभाव्यताओं का फलन है। जबकि सांस्कृतिक विरासत सामाजिकता, समन्वय, सहिष्णुता, सार्वभौमिकता, सामाजिक विषमता का अभाव, सहभागिता, समरसता तथा संयुक्त परिवार प्रणाली को प्रोत्साहित करने पर निर्भर करती है। वर्ष 2006-2007 में दक्षेस सार्क सम्मेलन में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इसी सूचकांक को आधार बनाकर दक्षेस समृद्धि सूचकांक विकसित करने का आह्वान किया था। सतत विकास, वर्तमान में बाजारीकरण के दौर में सभी देश आर्थिक वृद्धि की दर को ऊंची बनाए रखने के लिए तीव्र औद्योगिकरण पर बल दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से ह्रास, डिप्रिसिएशन हो रहा है, जिससे एक ओर तो निकट भविष्य में इन प्राकृतिक संसाधनों के भंडारों के समाप्त होने की संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी हैं, तो दूसरी ओर वायुमंडल में बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों से मानव प्रजाति का अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में आ गया है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए 1980 के दशक में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा प्रस्तुत की गई, क्योंकि मानव विकास के लिए औद्योगिक विकास एवं स्वच्छ पर्यावरण दोनों आवश्यक हैं। सतत विकास की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम वर्ष 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ हुआ। आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट में प्रस्तुत में सतत विकास को विकास की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा गया है जो वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं के साथ साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती है। मानव सतत विकास सूचकांक स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों द्वारा ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास वर्ष 2010 में किया गया था। यह मानव विकास सूचकांक के चौथे महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन पर निर्भर करता है। इस सूचकांक के अंतर्गत 5 प्रमुख देश नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एवं फ्रांस हैं। सतत विकास लक्ष्य, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में जून 2012 में सतत विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो+20 में द फ्यूचर वी वांट नामक परिणाम दस्तावेज जारी किया गया। इस दस्तावेज द्वारा अधिदेशित 30 सदस्यीय कार्यदल ने जुलाई 2014 में 17 सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जारी किए हैं, जिसे 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। इन लक्ष्यों में व्यापक स्तर पर संपोषणीय विकास के मुद्दे शामिल किए गए हैं। वर्ष 2015 में इन लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के विकास एजेंडा डेवलपमेंट एजेंडा में सम्मिलित किया गया। ये 17 विकास लक्ष्य हैं। पहला,
गरीबी के सभी रूपों को सर्वांग समाप्त करना। दूसरा, भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और पोषण में सुधार लाना तथा संपोषणीय कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा, स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और हर उम्र में सभी के लिए तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। चौथा, समावेशी और साम्यपूर्ण स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करना और सबके लिए आजीवन पठन पाठन के अवसरों को बढ़ावा देना। पाँचवा, लिंग संबंधी समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण। छठा, सबके लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। सातवां, सबके लिए वहनीय, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। आठवां, सबके लिए स्थायी, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण एवं अलाभकारी तथा उचित रोजगार को बढ़ावा देना। 9, समुत्थानशील अवसंरचना निर्मित करना, समावेशी एवं संपोषणीय औद्योगिकरण को बढ़ावा देना तथा नवोन्मेष इनोवेशन को प्रोत्साहित करना। 10, देशों के भीतर और आपस में भी असमानता कम करना। 11, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और संपोषणीय बनाना। 12, संपोषणीय खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। 13, जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। 14, सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना एवं संपोषणीय तरीके से उपयोग करना। 15वां, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, पुनरुद्धार करना एवं उनके संपोषणीय उपयोग को बढ़ावा देना। 16, संपोषणीय विकास के लिए शांतिपूर्ण व समावेशी सोसाइटियों का संवर्धन करना। 17, सबके लिए न्याय सुलभ करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेही व समावेशी संस्थाओं का विकास करना। भारतीय अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार मौद्रिक नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की छठी अर्थव्यवस्था है। इसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों ही दृष्टियों से अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2011 है। वित्तीय क्षेत्र की एक प्रमुख ब्रिटिश कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने अपनी एक अध्ययन रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि सब कुछ अपेक्षित दर से बना रहा तो विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वर्ष 2050 में होगी, जबकि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर यह विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था उसी वर्ष 1950 में हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। सामान्यतः संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को लेखांकित करने के लिए 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है। पहला, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। इसके अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है, जैसे निर्माण, जहाँ किसी स्थायी परिसंपत्ति परमानेंट एसेट का निर्माण किया जाए, जैसे भवन। विनिर्माण, जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन प्रोडक्शन किया जाए, जैसे कपड़ा, ब्रेड आदि। विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति इत्यादि से संबंधित कार्य। तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर। यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रक। चतुर्थार्ध क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। चतुर्थार्ध क्षेत्र क्वाटरनरी सेक्टर में संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। पंचसंख्यक क्षेत्र। समाज में उच्च स्तर के निर्णय लेने के लिए अन्य किसी पर निर्भर होना पड़ता है। पंचसंख्यक क्षेत्र क्वीनरी सेक्टर में इस बात को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभ संस्थान आदि को शामिल किया जाता है। वस्तु क्षेत्रक एवं गैर वस्तु क्षेत्रक। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के सम्मिलित रूप को वस्तु क्षेत्रक कमोडिटी सेक्टर कहा जाता है। इसके अंतर्गत भौतिक वस्तुओं के उत्पादन को शामिल किया जाता है।
जबकि सेवा क्षेत्र को हम गैर वस्तु क्षेत्र नॉन कमोडिटी सेक्टर कहते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र ऐसी इकाइयां जो अपने आर्थिक कार्यकलापों का नियमित लेखांकन करती हैं, वे संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। जो ऐसे नहीं करती हैं वे असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। क्षेत्रवार योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार के बढ़ते दायरे के कारण इस क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में 54.4% की भागीदारी हो रही है। कृषि, वानिकी और मत्स्य के उत्पादन का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 16.1% ही रह गया है, लेकिन अभी भी श्रम शक्ति का लगभग 50% भाग इसी क्षेत्र में लगा हुआ है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का आशय आर्थिक समृद्धि से जुड़ा है, जबकि आर्थिक विकास का आशय राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक वृद्धि के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि से होता है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वित्तीय वर्ष, भारत में सामान्यतः 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं अथवा पूर्ण निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन के दौरान विदेशियों से अर्जित आय को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात कुल राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह की माप है। अतः राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, संग्रह, स्टॉक नहीं। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। इसके आकलन में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को गिनने के पीछे मुख्य कारण दोहरी गणना की प्रक्रिया से बचना है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। निर्यात से प्राप्त आय एवं भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित एवं भारत में भेजी जाने वाली आय, आयात मद में व्यय और भारत के बाहर भेजी जाने वाली आय। भारत में राष्ट्रीय आय गणना का इतिहास। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के संदर्भ में अनुमान 1868 ईसा में दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में व्यक्त किए गए। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 बताई थी। वर्ष 1925-29 में डॉक्टर V.K.R.B. राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की गणना की। राष्ट्रीय आय समिति वर्ष 1948-49 में प्रोफेसर P.C. महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी की नियुक्ति हुई, जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय संबंधित लेखा प्रणाली का ढांचा स्थापित हुआ तथा क्षेत्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट वर्ष 1951 में तथा अंतिम रिपोर्ट वर्ष 1954 में दी। राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से अर्थव्यवस्था की वास्तविक क्षमता का पता चलता है कि इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता तय करने एवं इनके बीच संतुलन स्थापित करने संबंधी उपायों में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, रोजगार क्रिएशन प्रोग्राम के लक्ष्य निर्धारण एवं मुद्रास्फीति के संबंध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही सरकार की वास्तविक राजस्व प्राप्ति एवं खर्च के संबंध में भी सही अनुमान लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी आकलन वर्ष 1948 से 49 में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया।